व्हाट इज योर डाउट? खुशबू, ये बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है. इज इट योर फर्स्ट क्लास हियर खुशबू? एरोमेटिक मतलब जिसमें रिंग होता है, बेंजीन रिंग, वो होते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड. आप अमाइनो एसिड की बात कर रहे हो शायद. हाँ, बेंजीन रिंग वाले जैसे ट्रिप्टोफैन है, फिनिल एलानिन है, ये है एरोमेटिक अमाइनो एसिड जिसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर. हमने देखे है ना रिंग लाइक स्ट्रक्चर को भी, आपके बुक में भी है. दैट इज एरोमेटिक अमाइनो एसिड. खुशबू, व्हाट इज योर अलोकेटेड बैच बच्चे? कोई बात नहीं, आप कहीं भी आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि कौन से ग्रुप में हो आप बच्चे, क्विकली. यस खुशबू, प्लीज टेल मी. खुशबू, कौन सा ग्रुप है आपका? ये बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है इस बैच का. ये लाइक जैसे ग्रुप 65 66 शायद. दिस बैच आई वाज कंटिन्यूइंग विद दिस. हमने लास्ट क्लास में पॉलीसैकेराइड्स को देखा, देन एंड बॉन्ड्स के बारे में हमने देखा था, तो मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ. हाँ हाँ खुशबू, देन मेरा क्लास तो इसी टाइम होता है, जैसे हर थर्सडे को, और कौन सा होता है आपका, हर थर्सडे को और मंडे को होता है क्लास इस बैच का. ग्रुप 65 66, it doesn't matter anyways, it's okay. You can attend here also, but tell me what group you are coming from, so that पता तो चले कि ये लिंक कहाँ से आपको मिला है ना. ओके, सो हमने, अगर आपको रिकॉल करना है, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा कि न्यूक्लियोटाइड को किस तरह से बना था. हाँ कोई बात नहीं खुशबू, फाइन. अगर आपने यहाँ तक पढ़ा है किसी और क्लास से, तो इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है खुशबू? ठीक है खुशबू, नो प्रॉब्लम. अगर अब तक आपके पास नेट नहीं था इसलिए नहीं अटेंड कर पाए, तो इसके बाद देखिएगा कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो, ताकि इसके जो भी नोट्स भेजे जाएंगे ग्रुप्स में, या फिर इसकी जो रिकॉर्डिंग से आपके ग्रुप डिस्कशन जो होता है, डिस्क्रिप्शन, व्हाट्सएप का ग्रुप डिस्क्रिप्शन, उस ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जहाँ पे स्टूडेंट रिसोर्सेज में आपको क्लास के ये मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. एंड नोट्स तो वैसे भी ग्रुप में भेजा ही है, मैंने भेजा ना अपने आपके ग्रुप को इस पीडीएफ को. इफ नॉट, इस क्लास के होते ही मैं भेज दूंगी. ओके नाउ, सो यस, वी आर स्टार्टिंग विद डीएनए स्ट्रक्चर. तो बच्चों, डीएनए स्ट्रक्चर जो सबसे पहले देखा था वो फ्रेडरिक मिक्सचर इन्होंने देखा था. और इन्होंने जब न्यूक्लियन को देखा था, न्यूक्लियस में जो देखा था इन्होंने, तो कुछ ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने पाया न्यूक्लियस के अंदर. तब उनको ये पता नहीं था कि जो मैं देख रहा हूँ वो क्या है, न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला डीएनए है. वो उनको तब पता नहीं था, बट बस उन्होंने तब उनका नाम दे दिया न्यूक्लियन, क्योंकि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर दिख रहा है. मतलब ये बहुत साल पहले की बात है, कुछ 18 सेंचुरी में ही. बट कुछ सालों के बाद 19 सेंचुरी में क्या हो गया, 1950s के आसपास वैटसन एंड क्रिक ने इसी न्यूक्लियन को आइसोलेट करके, मतलब डीएनए को आइसोलेट किया, अलग किया, और उसके स्ट्रक्चर को पढ़ा. तब जाके उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज दिए, कुछ उसकी खासियत बताई कि डीएनए भाई है कैसा. ठीक है, तब जब वो उन्होंने मॉडल दिया, वो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट हुआ, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सही था, प्रूव किया गया था. ठीक है, तो क्या कहना था, लेट्स सी कि हमारा डीएनए स्ट्रक्चर कैसा है. पहली बात तो हमारा डीएनए स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स में है. ये होता है हेलिकल स्ट्रक्चर, जो होता है ऐसे कॉइल्ड शेप, वायर्ड शेप का. ओके, डबल हेलिकल है मतलब दो स्ट्रैंड से बना हुआ. अगर इसी को मैं स्ट्रेट बनाऊं तो ऐसे दिखेगा, बट स्ट्रेट चेन है क्या हमारा डीएनए? नो, डीएनए स्ट्रेट चेन में नहीं है, हेलिकल फॉर्म में है, इसलिए ये ज्यादा कहना सही रहेगा. और एक मॉलिक्यूल नहीं है, डीएनए दो है, दो स्ट्रैंड है, दो चेन नहीं कहेंगे हम, दो स्ट्रैंड इज द राइट वर्ड. स्ट्रैंड को यूज करना जरूरी है, चेन करके ना लिखिएगा. जब आप लिखते हो इसके बारे में तो स्ट्रैंड लिखिएगा, दो स्ट्रैंड से बना होगा ये चेन, सॉरी ये डीएनए. अब उनकी दूसरी खासियत क्या है कि वो एंटी पैरेलली रन करते हैं स्ट्रैंड्स. मतलब क्या, आपने अगर ध्यान देके देखा होगा कि मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना, एक तरफ पे ये 5 एंड जो है, मतलब 5th कार्बन जो है पहले न्यूक्लियोटाइड का, वो फ्री रहता था, क्योंकि इसके फॉस्फेट के ऊपर कोई भी न्यूक्लियोटाइड नहीं लगा. और जैसे जैसे नीचे नीचे डीएनए बनते गए, लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड जो रहा, उसका 3rd कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री रहा. अगर याद नहीं आ रहा है तो देखो,
मैं फिर से बता रही हूँ पीपल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू योर 12th, क्योंकि ये बेसिक है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे भी अगर आप बायोलॉजी में ही मास्टर्स वगैरह कुछ करोगे तो ये इतना बेसिक है ना कि आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, इसके ऊपर बेस्ड होते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो ये क्लियर करके समझ लो दिमाग में कि कैसा है डीएनए का स्ट्रक्चर। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड सी, मैनी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ डीएनए। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, करेक्ट। तो ऐसे जैसे जब चेन बनती जाएगी तो नीचे वाला जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड होगा उसका ये थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप फ्री है, क्योंकि यहाँ पे और कोई फॉस्फेट ग्रुप नहीं है जुड़ने के लिए, इसलिए इसको कहा गया है 3' एंड। ध्यान दो, इसलिए एक तरफ आएगा, ये अगर डीएनए का स्ट्रैंड है, एक तरफ जो लास्ट एंड होगा वो होगा 3', एंड ऊपर की तरफ यहाँ का फॉस्फेट ग्रुप खुला है क्योंकि ऊपर और कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है, तो ये बना जाएगा 5' एंड। ऐसे 3' एंड 5' के दो एंड्स या दो स्ट्रैंड्स अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। जैसे एक स्ट्रैंड ऐसा है तो दूसरा स्ट्रैंड ऐसा आएगा जो अपोजिट होगा। मतलब अगर इसको मैं खोलूंगी तो 3' टू 5', 5' टू 3', ऐसे एंटी पैरेलल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जब आगे से एक दूसरे से जुड़ते हैं, ध्यान दो बच्चों, बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है ये। पीछे से तो ये दोनों ने क्या बनाया, न्यूक्लियोटाइड ने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के एक दूसरे को जोड़ लिया। बट इमेजिन करो अगर सिर्फ ये बॉन्ड बनता गया है तो ये वाली स्ट्रैंड और ये वाली स्ट्रैंड बन गई, बट दोनों को जोड़ना भी तो है ना, हेलिकल स्ट्रक्चर बनाना है, दोनों को जोड़ना है आपस में। जोड़ने वाले काम करेंगे ये हमारे बेसिस। न्यूक्लियोटाइड में बेसिस होते हैं, देखा था हमने, बेसिस है, देखो थाइमीन है, गोनाइन है। तो ये वाला बेस सामने वाले स्ट्रैंड के बेस के साथ रिएक्ट करेगा। सी, ये ऐसे रिएक्ट करके एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे, तब जाके हमारा पूरा स्ट्रैंड एक दूसरे से जुड़ गया। समझे? कैसे बॉन्ड बनाएंगे? सी, बैकबोन बनता है शुगर फॉस्फेट चेन, ये बैकबोन बनता है। इसको बैकबोन क्यों कहा गया? क्योंकि बहुत ही मजबूत सा ये बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एंड जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो है ना पीठ की, उससे क्या होता है, हमें एक पोस्चर मिलता है, एक स्ट्रक्चर मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है। उसी तरह ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, इन फॉस्फेट डाइस्टर बॉन्ड से उनको प्रॉपर स्ट्रक्चर मिला है। एंड सामने से जो नाइट्रोजन बेस है वो पेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, जिनको बेस पेयरिंग कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज बेस पेयरिंग। इसमें भी अब स्पेसिफिसिटी है, मतलब कोई भी बेस के साथ रैंडमली जुड़ नहीं सकता। हमेशा क्या होगा, प्यूरिन जो होगे वो हमेशा पेयर करेगा कोई ना कोई पायरिमिडीन के साथ। अब किसी को याद है प्यूरिन और पायरिमिडीन है क्या? हाँ मानसा बता रही हूँ। डीएनए स्ट्रक्चर जो होता है वो दो स्ट्रैंड से बना है, हेलिकल है मतलब ऐसा वेवी है, राउंड राउंड है, एंड दोनों स्ट्रैंड्स अपोजिट डायरेक्शन में है। एक है 3 to 5' तो दूसरा है 5 to 3'। और ये 3', 5' कैसे आए? जैसे एक जगह पे जब न्यूक्लियोटाइड पहला वाला जो जुड़ता है, सी हियर, पहला वाला न्यूक्लियोटाइड जो दूसरे से जुड़ेगा तब इसके ऊपर का फॉस्फेट ग्रुप जो है 5th कार्बन का वो फ्री है, उसके उधर कुछ नहीं लगा है, इसलिए 5'। एंड दूसरी तरफ दूसरा एंड जब ये चेन खत्म हो जाएगी न्यूक्लियोटाइड लगा लगा के, तब नीचे लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड पे थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है। फ्री है मतलब क्या, कि वहां पे और कोई न्यूक्लियोटाइड एडेड नहीं है। जैसे मेरी लंबी सी ट्रेन है, इस तरफ इंजन है, इंजन के और आगे कोई बोगी नहीं है, एंड यहाँ पे मेरी लास्ट बोगी है। मान लो कोई ये स्लीपर कोच की लास्ट वाली बोगी, इसके आगे और कोई बोगी नहीं है, तो मेरी ट्रेन इंजन टू लास्ट स्लीपर कोच ऐसी हो गई। और जब दूसरी ट्रेन में जोड़ूंगी वो उल्टी जोड़ूंगी, यहाँ पे आएगी लास्ट स्लीपर कोच, यहाँ पे आएगा मेरा इंजन। ऐसा कुछ ऐसा है ये डीएनए का भी स्ट्रक्चर। वेरी गुड। उल्टा बोल दिया गुज्जर। प्यूरिन होते हैं 2 रिंग के, पायरिमिडिन होते हैं 1 रिंग का। एनीवेज, एग्जाम्पल एग टक का बोला था, याद है? उसमें से एडेनाइन, गुआनाइन, थाइमिन एंड साइटोसिन। यूरासिल की हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि यूरासिल जो है वो आरएनए में पाया जाएगा, है ना। तो देखो बेस पेज जो होता है वो हमेशा
एडेनाइन पेयर करता है थाइमीन के साथ। ये रूल है, दिस इज अ यूनिवर्सल रूल। चाहे कोई भी लिविंग सेल लो जिसमें भी डीएनए उसका जेनेटिक मटेरियल है, उसमें ऐसी ही पाई जाएगी पेयरिंग। एंड गोनाइन जो है, प्लीज ये ध्यान देना, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ। दिस इज अ रूल, इस बॉक्स को ना भूलिएगा। बस आरएनए की अगर बात होती है तो थायमिन की जगह भी लग जाएगा यूरैसिल, बस और कुछ नहीं। बट हमेशा पेयरिंग कैसी है, सी थायमिन डबल बॉन्ड एडेनाइन, गोनाइन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन। तो ये याद रखना है कि जब भी बेस पेयरिंग, अगर मान लो मैंने ना, सी पे अटेंशन ना, पे अटेंशन, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया जिसमें मैंने डीएनए का स्ट्रैंड दिया है, पे अटेंशन। ये है 5 प्राइम एंड, ये है 3 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड कैसे आए ये क्लियर है? हाँ, ये फ्री फॉस्फेट ग्रुप होता है इस एंड पे, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का फ्री ओएच ग्रुप होता है। तो आंसर में अगर मुझे पूछना है कि इसका अपोजिट स्ट्रैंड क्या होगा, अगर इस पे कुछ इस तरह से सीक्वेंस लगाए गए हैं तो अब क्या आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना सकते हो? बनाते वक्त क्या ध्यान दोगे? पहली बात, जब 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी 5 to 3 दिया जाएगा 2 ऑप्शन में, देन 3 प्राइम टू 5 प्राइम दिया जाएगा 2 ऑप्शंस में। अब उसमें से हमको दिया गया है 5 to 3, तो बाय डिफॉल्ट आप इन दोनों को काट दोगे क्योंकि सेम सेम ओरिएंटेशन नहीं होगी, तो आपको इन दोनों में आप सिलेक्ट करना है। ठीक है, कैसे? अब 3 to 5 में आपको देखना पड़ेगा कि सीक्वेंस क्या दिया है, क्योंकि बेस पेयरिंग कैसी जा रही है हमारी, अभी मैंने क्या बताया, बेस पेयरिंग जा रही है, एडेनाइन के साथ कौन करेगा पेयर? ये तो क्लियर हो गया कि 3 to 5 इसका अपोजिट स्ट्रैंड होने वाला है। एडेनाइन हमेशा पेयर करता है थाइमीन, थाइमीन पेयर करेगा एडेनाइन, गोनाइन पेयर करेगा साइटोसिन, साइटोसिन गोनाइन, गोनाइन एडेनाइन, एडेनिन थाइमीन, थाइमीन, सॉरी। तो जिस ऑप्शन में भी ऐसा सीक्वेंस है जो इसके साथ पेयरिंग कर रहा है, उसको आप सिलेक्ट करोगे। क्लियर? इतना समझ गए कि कैसी बेस पेयरिंग हुई है? नहीं समझे गुज्जर? क्या नहीं समझे? बेस पेयरिंग मतलब क्या? सी यहाँ पे भी दिखा रहा है ना कि कैसा बेस, जो न्यूक्लियोटाइड किन चीजों से बना है, 3 चीजों से बना है, फॉस्फेट, शुगर, बेस। फॉस्फेट ने क्या कर लिया, शुगर से एक दूसरे के साथ जोड़ जोड़ के यहाँ पे बनाया डाई ईस्टर बॉन्ड, जो क्या है, बैकबोन है डीएनए का। अब सामने जो बेसिस पड़े हैं वो क्यों लगे हैं? सी हर एक मॉलिक्यूल में हर एक पार्ट का कुछ ना कुछ फंक्शन तो है, एवे ही तो नहीं लगा के रखा है ना बेसिस को। तो उस बेसिस का काम है कि सामने वाले स्ट्रैंड को जोड़ा जाए। अच्छा गुजर 3 और 5 को, तो ये 3, सॉरी, ये बेसिस जो है वो दूसरे वाले अपोजिट स्ट्रैंड के बेस के साथ जुड़ने के लिए है। अब जिसको ये नहीं समझ में आया, ध्यान दो, मैं न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ रहे हैं ये बता रही हूँ। दिस ऑलरेडी हैड थॉट, बट ठीक है। यहाँ पे एक बेस है, ओके, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे एक फॉस्फेट, यहाँ पे कोई बेस, ऐसा मेरा तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये फॉस्फेट, यहाँ पे बेस। तो यहाँ पे फॉस्फेट जो है 5th कार्बन पे लगा हुआ है, ठीक है, 5th कार्बन पे लगा हुआ है। एंड ये वाला फॉस्फेट पहले वाले कार्बन के 3rd कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, ईस्टर बॉन्ड, एंड 5th कार्बन के साथ भी ईस्टर बॉन्ड बनाता है। सिमिलरली ये फॉस्फेट उसके ऊपर वाले शुगर से 3rd कार्बन पे फॉस्फेट डाइस्टर बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे भी बनाएगा। इधर था, इधर दिखाया था मैंने, अरे ये मिट नहीं रहा है क्या? अच्छा छोड़ो। तो जब फॉस्फेट यहाँ पे और यहाँ पे बॉन्ड बनाता है उसको हमने डाइस्टर बॉन्ड कहा। अब एंड में क्या होगा, जैसे न्यूक्लियोटाइड ऐड होते होते लास्ट पे आ गए, तब यहाँ पे मुझे और कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं करना है, डीएनए की जो स्ट्रैंड वो खत्म हो गई। तो यहाँ पे जो 3rd कार्बन है उसका ओएच ग्रुप फ्री रह गया,
क्योंकि यहाँ पे दूसरा कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं हो रहा है, इसलिए इस स्ट्रैंड को मैं 3' और यहाँ पे 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, क्योंकि ऊपर और कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है ऐड होने के लिए। अगर होता तो वो ऐसे ऐड होता इस न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन पे, बट नहीं है। तो 5th सेक्शन पे 5th वाले कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, तो ये स्ट्रैंड की ओरिएंटेशन हो गई 5' टू 3'। अभी समझे या नहीं? ठीक है, सिर्फ ओके ना बोलो, मेरे समझने से कुछ नहीं होता है, या मेरी तसल्ली के लिए भी ना बोलो, क्योंकि आपको समझना ज्यादा जरूरी है। सी बच्चा ऐसा ना इतना मेहनत लेके कोई नहीं पढ़ाता है कि एक एक हर एक बच्चे को समझा है या नहीं, हर एक बच्चे को ध्यान देना, ये बहुत ही स्पेशल अटेंशन जैसे आपको मिल रहा है मान लो यहाँ पे। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचो कि ठीक है ज्यादा मैम को तंग नहीं करना है या फिर ऐसा कुछ, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं समझा तो नहीं समझा, एंड इसी रीजन की वजह से बच्चों हम लोग जो बैचेस का सेग्रीगेशन कर रहे हैं वो इसी के लिए, क्योंकि कुछ लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कुछ लोगों का नहीं होता है, तो उनके उनकी स्पीड से हमको सिखाना पड़ेगा। तभी जो आपकी जो टेस्ट है 20 तारीख की, वो यही हमको दिखाएगी कि आपको कितना नॉलेज है, कितना अंडरस्टैंडिंग है, उससे हमको पता चलेगा कि किस लेवल से हमको सिखाना है। क्लियर? देखो ऐसे बीच में ही लेफ्ट कर जाते हैं, ज्वाइन हुए थे तब 40 के आसपास थे। आई डू नॉट अंडरस्टैंड बच्चे, क्या कोई प्रॉब्लम है? इज देयर एनीथिंग आपके फ्रेंड्स को कि बहुत ही बच्चों का जो नंबर है वो ड्रॉप डाउन हुआ है सडनली? ऐसा कोई रीजन है क्या? अगर है तो आप मुझे बता सकते हो, व्हाट इज द रीजन फॉर द ड्रॉप डाउन ऑफ स्टूडेंट्स? एनीवन? संख्या बहुत ही घट गई है आपकी। जो रेगुलर है क्या उनको पता है, आपके फ्रेंड्स वगैरह जो थे जो अभी नहीं जुड़ रहे हमारे साथ, क्या उनका कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता देना सो दैट वी कैन हेल्प टू सॉर्ट आउट। इतनी स्पून फीडिंग तो कोई नहीं करता बच्चे, तो सिर्फ हमको रिटर्न में क्या हम मांगते हैं कि एटलीस्ट थोड़ा टाइम लेके इसको ध्यान दिया करो, बिकॉज हम भी मेहनत से ही आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, करेक्ट? सो इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट की पे अटेंशन एंड ज्वाइन द क्लासेस, कन्वे दिस टू योर अदर फ्रेंड्स, आगे के दूसरे जो आपके फ्रेंड्स है उनको मैसेज दे देना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म आई थिंक आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, कि कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म क्या है, कैसे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होता है। अगर ये पढ़ा है तो आई थिंक आई कैन स्किप दिस। यू नो ना, कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एनाबॉलिज्म मतलब मेकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो दो तरीके के चलते हैं। हाँ, तो उसी उसी जो मेटाबॉलिक पाथवे जो होता है जो सेल में चलता रहेगा किसी एक टाइम पे किसी एक डायरेक्शन पे, उसको हम डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। इस पे इस कॉन्सेप्ट पे कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये सिर्फ इतना कहने का मतलब था यहाँ पे, या इस कॉन्सेप्ट को डालने का वजह ये था जो कि हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में सीख रहे हैं, मतलब जो अंदर की बायोमोलिक्यूल्स वो कांस्टेंट किसी न किसी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व्ड है। हाँ, वेरी गुड, करेक्ट। तो इसीलिए डायनामिक स्टेट का है मतलब हर टाइम कुछ ना कुछ न्यू चीज बनता ही जा रहा है बॉडी में, एंड कुछ ना कुछ चीज जो है वो घटता भी जा रहा है। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डायनामिक स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एंड ये बनाने का, तोड़ने का, जोड़ने का काम जब हम लिविंग सेल की बात करते हैं तब वो करता है एंजाइम्स। केमिस्ट्री में आपने कभी एंजाइम्स को नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या एंजाइम्स को? नहीं, कोई भी रिएक्शन वहां पे एंजाइम से कैटलिस्ट नहीं हुए, वहां पे कैटलिस्ट को देखते हो आप, जो लिविंग सेल का हिस्सा नहीं है। बट सेम जो कैटलिस्ट वहां पे परफॉर्म करता है फंक्शन, जैसे रिएक्शन का रेट बढ़ाना, वही चीज लिविंग में सेल्स में एंजाइम करेगा। अब एंजाइम्स जो करता है वो क्यों करता है? मेटाबॉलिक पाथवेज का रहने का एक क्या वजह है, व्हाई इज द मेटाबॉलिक थिंग्स और पाथवे हैपनिंग इन द सेल? क्योंकि रिएक्शंस नहीं होगी तो आप एनर्जी नहीं बना पाओगे, एनर्जी नहीं बना पाओगे तो जो खाया है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, सर्कुलेशन नहीं होगा, एक्सक्रीशन नहीं होगा, ब्रीदिंग नहीं होगा, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है कुछ भी नहीं होगा। नो सेलुलर एक्टिविटीज, जो वेस्ट बन रहा है वो भी नहीं होगा हमारे बॉडी से बाहर, जैसे एक्सक्रीशन का पार्ट मैंने बताया। तो ये मेटाबॉलिज्म का इतना इंपॉर्टेंस है कि सेल
हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहता है, तभी जाकर हम सेल को क्या कहते हैं, इट इज इन अ लिविंग स्टेट। मान लो अगर ऐसा हो गया कि सेल ने एक हरा मेटाबॉलिज्म करना छोड़ दिया, कोई एक पाथवे या फिर रिएक्शन को करना छोड़ दिया, दैट मीन्स वो इक्विलिब्रियम पे आ गया, मतलब वहां पे वर्क जीरो हो गया। अब थोड़ा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लग गया यहाँ पे, तो हम उसको लिविंग नहीं कहेंगे, अब लिविंग नहीं कर पाएंगे ना। जैसे अब हम, लाइक आई शुड नॉट गिव दिस एग्जाम्पल, बट फॉर इंस्टेंस कोई ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी डेड हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो इवेंचुअली इन फ्यू आवर्स क्या हो जाता है, सेल के अंदर के सारे रिएक्शन धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। तब हम क्या करते हैं कि सेल ने इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया, क्योंकि वहां पे कोई भी एनर्जी इनपुट नहीं है, एंड एनर्जी इनपुट नहीं है तो कहा वहां पे काम नहीं होगा, क्योंकि सेल ना इतना डिपेंडेंट होता है, चाहे वो कोई भी काम हो, ट्रांसपोर्ट हो या किसी का चीज को सिंथेसिस हो, ब्रेकडाउन हो, बहुत बार चीजों को चलाने के लिए लगेगा एनर्जी। मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे एटीपी की या हीट की, जैसे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो जब ही यही नहीं रहेंगे तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो हम सेल को लिविंग नहीं कह सकते। अब सेल विल नॉट बी लिविंग नाउ। तो वही तो कहता है लिविंग स्टेट, कि ऐसा लिविंग प्रोसेस जहां पे कांस्टेंट एफर्ट्स डाले पड़ते हैं सो दैट इक्विलिब्रियम जो है वो ना गिरे, प्रिवेंट द फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम, प्रिवेंट करना है इक्विलिब्रियम से, हमको इक्विलिब्रियम तक लेके नहीं जाना है सेल को। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको चलाते रहना पड़ेगा। जैसे मेरे पास कोई पेंडुलम है, वो चलते जा रहा है, मेरे पास घड़ी है, घड़ी के नीचे पुराने जमाने में ऐसे लंबे पेंडुलम आते थे घड़ी के नीचे, तो जब तक घड़ी में सेल था वो पेंडुलम चलता था। जैसे ही सेल ने वहां पे अपना जवाब दे दिया, पेंडुलम रुक गया, इसका मोशन रुक गया, इक्विलिब्रियम आ गया, है ना। तो वर्क नहीं, मतलब सेल चला गया है, डेड हो गया वॉच, है ना। ये चीज ही एप्लीकेबल होती है हमारे लिविंग सेल में भी, कि तो ये सेल को वर्क करना चाहिए, मतलब उसको क्या करना चाहिए, सिंपली मेटाबॉलिज्म करना चाहिए। तभी हम क्या कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म एंड लिविंग आर द सेम थिंग। मेटाबॉलिज्म है मतलब सेल लिविंग है, और सेल लिविंग है मतलब मेटाबॉलिज्म चले जा रहा है, इसलिए उसको सिनोनिम कहा है, सिमिलर नाम रहने वाला। क्लियर, यहाँ तक क्लियर? वाई पीपल ड्रॉप डाउन यार, डू नॉट ड्रॉप डाउन पीपल। अगर क्लियर है तो हम चलेंगे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है एंजाइम्स। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले क्वेश्चंस भी बनते हैं, एंड थियोरेटिकल क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं, चाहे वो 2 मार्क के हो, 3 मार्क के हो, एंड 5 मार्क के भी। अच्छा, एंजाइम्स किससे बना है, किसी को याद है? मैंने सिखाया है, मैंने ये बताया है प्रीवियस क्लासेस में कि ऐसा कोई है जो एंजाइम को बनाता है, कौन है? वेरी नाइस। सो एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर, करेक्ट। तो वो क्या है, सिंपली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। वो सेम क्या करते हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन को आप चलाते हो, उसको रेट ऑफ रिएक्शन को वो बढ़ाते हैं, कभी कभी हीट देंगे, कभी एक्टिवेशन एनर्जी देंगे, ठीक है। तो इस दौरान अब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी वाली चीजें हैं, हम इसको और थोड़ा पढ़ेंगे। यहाँ पे तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि क्या होता है एंजाइम्स, कैसे वो वर्कआउट करते हैं, बट इसके स्टेप वाइज मैकेनिज्म एंड एक्शन जो है वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जनरल में ओवरव्यू में हम देखेंगे तो एंजाइम क्या करता है, जो सबस्ट्रेट होता है, मतलब केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं जो रिएक्टेंट होता है, उनका एनर्जी को वो कम करके, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट को बढ़ाएगा। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, इस पॉइंट को आगे 2-4 स्लाइड्स में आपको समझ में आ जाएगा, मैं बताऊंगी वो क्या है। एंड वहां पे क्वेश्चंस बने हैं, डेफिनेटली बने हैं। एंड इस दौरान बट क्या हो जाएगा, जैसे A2 अगर B बनाना है किसी रिएक्शन को, एंड मान लो जैसे कोई डाइजेशन का प्रोसेस है, ठीक है। अब डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान मान लो कोई ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स थे जिनको क्या करना था, ब्रेक डाउन करना था एंड उनसे मोनोसैकेराइड बनाना था, ताकि वहां से क्या मिले, एनर्जी मिले। कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी के सोर्स है, हमने पढ़ा है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड।
तो जो भी बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं, रोटी वगैरह खाते हैं, वो पहले ब्रेक डाउन होते हैं, देन उनसे हम मोनोमर से लेते हैं एनर्जी को। तो अगर मैंने अभी 2 रोटियां खा ली है एंड अगर मेरे मेटाबॉलिज्म में एंजाइम नहीं है, बिना एंजाइम का अगर कोई रिएक्शन चलता हो तो मान लो कितने सारे दिन लग जाते। जनरली तो अभी हम एक बार खाना खाते तो 4 से 5 घंटों में या मान लो 6 घंटों में ज्यादा से ज्यादा भूख ऑटोमेटिकली लग जाती है। बट अगर ऐसा होता कि मैंने आज 2 रोटी खा ली एंड मेरे रिएक्शंस जो है वो चलते ही जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, अगले महीने तक मुझे भूख ही नहीं लगी। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि प्रोसेस वो बहुत स्लो हो जाएगा बिना एंजाइम के। इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम डाइजेशन वुड बी वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, बट जैसे ही एंजाइम हीरो ने एंट्री मार ली, झट से इसने इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट को बढ़ा दिया और झट से उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। इससे क्या हो गया? आसान हो गया डाइजेशन का। ये तो एग्जाम्पल था डाइजेशन का। ऐसे सारे जो प्रोसेसेस है सेल में एंजाइम डिपेंडेंट है। दे आर व्हाट? एंजाइम डिपेंडेंट। सारे रिएक्शंस सेल के अंदर के एंजाइम डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, सिंपल भी अगर देखो, पेप्टाइड बॉन्ड भी अगर बन रहा है अमीनो एसिड में तो वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए भी एंजाइम लगेगा। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी बन रहा है तो वहां पे भी एंजाइम लगेगा। तोड़ भी रहा है तो भी एंजाइम ही लगेगा। तो हमेशा अगर एंजाइम डिपेंडेंट लग रहा है, इसका मतलब कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म जो भी मेटाबॉलिज्म है वो अच्छे से चल रहा है। वरना क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाएगा सबके सब। ऐसा तो होता है कि कभी कभी एक रिएक्शन को उसके मॉलिक्यूल तक ले जाने के लिए, मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए न जाने कितने साल लग जाते हैं, बट एंजाइम काम में आ गया इसलिए झट से वो हो गया। आप इस क्लास के बाद जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो उसमें बहुत सही सही एग्जांपल दिए हैं, सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज दिए हैं केमिकल। अगर ये ऐसा होता बिना एंजाइम का तो ऐसा होता। तो एक बार पढ़िएगा कि हाउ इट वर्क्स, जो मैंने अभी बोला। ओके, तो moving to the structure of enzymes. Yes, it is form of protein. It is oligodynamic. Oligodynamic मतलब बच्चे की स्मॉल डोज में काम चलना। ठीक है। इसका ना बहुत सही एग्जांपल अगर मैं देखा जाए, अभी रिसेंटली आप सब लोगों ने ना कोविड का वैक्सीनेशन लिया है ना? 18 साल के ऊपर या नीचे भी सबको अभी लागू कर दिया है कोविड का वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन में, वैक्सीन में एंजाइम नहीं होते। मुझे सिर्फ इतना बताना है कि कैसे कुछ 2 ड्रॉप्स जो वैक्सीन के अंदर होते हैं उनसे पूरे बॉडी की इम्यूनाइजेशन हो गया। सिंपली 2 ड्रॉप्स पोलियो के, बचपन में आपने पोलियो के भी ड्रॉप्स लिए होंगे, है ना, पोलियो वायरस से बचाने के लिए। तो वैसे ही छोटी छोटी भी अगर मात्राएं होंगी एंजाइम की तो भी वो बहुत बड़ा काम कर जाती है। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि जब जब कोई रिएक्शन, ध्यान दो, जब कोई रिएक्शन एंजाइम कैटालाइज कर रहा है, मतलब वो इस ए को कन्वर्ट कर रहा है बी में, उस दौरान ये एंजाइम इसके साथ जुड़ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं बच्चे। केमिस्ट्री में आप इसको रिएक्टेंट कहोगे, यहाँ पे आप उसको सबस्ट्रेट कहोगे। तो जब एंजाइम इस सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ बॉन्ड्स का मेक एंड ब्रेक होता रहेगा। मतलब इसको क्या बनना है? ये बनना है। तो इसके लिए जो भी नीडेड नेसेसिटी है वो एंजाइम कराएगा। तो जैसे जैसे ये सबस्ट्रेट इसके साथ जुड़ेगा, ईएस कॉम्प्लेक्स बना के देन प्रोडक्ट बनाएगा, ये है हमारा प्रोडक्ट। तो क्या होगा? एंजाइम इसके बनते ही अकेला फ्री हो जाएगा। एंजाइम वुड बी फ्री नाउ, क्योंकि एंजाइम का काम क्या था? सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करना। उसने कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट बन गया। नाउ इट इज फ्री फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ। इसलिए कहा गया है कि छोटे डोज में भी एंजाइम बहुत बार रिसाइकिल हो सकता है, क्योंकि एंजाइम क्या है? रिसाइक्लेबल है। एक बार रिएक्शन कर गया तो खत्म, उसका फंक्शन खत्म। नो, यू कैन रीयूज इट। ऐसे मिलियंस रिएक्शंस, एंजाइम सेम ही एंजाइम है, बट अब ऐसा नहीं होगा कि ए टू बी के लिए अगर कोई एक्स एंजाइम है तो सी टू डी भी एक्स ही एंजाइम आएगा। नो, यहाँ पे कोई वाई एंजाइम हो सकता है, बट ये एक ही रिएक्शन जब बहुत बार चलती है तब एक ही एंजाइम बहुत बार यहाँ पे आ सकता है। एंड जैसे मैंने अभी बताया कि जो हमारा सेल होता है वो लिविंग स्टेट होता है, डायनामिक कांस्टेंट होता है, मतलब कंटिन्यू वहां पे मेटाबॉलिज्म चल रहा है। तो कंटिन्यू कोई ना कोई रिएक्शन के लिए ये एंजाइम लगने ही वाला है। ऐसा कभी नहीं होता कि यहाँ पे जरूरत नहीं है। हाँ, मान लो टेम्पररीली अगर ऐसा हो गया कि अब ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए,
सेल को इसको रुका देना है, तो ये एंजाइम को डीनेचर किया जाएगा एंड फिर जब भी जरूरत होगी इसको फिर से बनाया जाएगा, क्योंकि है तो ये प्रोटीन का ही, तो प्रोटीन सेल इसको बना सकता है। तो ये होता है ऑलिगोडायनामिक, मतलब छोटे डोज में वो क्या करता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल को बनाता है। यस क्लियर कि एंजाइम कैसा काम कर रहा है? सिंपली एंजाइम जो है वो एक अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस ही है, क्योंकि प्रोटीन से नेचर बना है वो, इट इज नेचर ऑफ प्रोटीन्स। तो जैसे प्रोटीन्स 3D व्यू में आ रहे थे ना, कुछ ऐसा 3D स्ट्रक्चर बना रहे थे, टर्शरी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, रिमेंबर हमने क्या कहा था कि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर एक्टिव इन टर्शरी स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन्स हार्मोन्स भी हार्मोन्स का भी काम करते हैं, एंजाइम्स का भी काम करते हैं। तो अब जब हम एंजाइम के बारे में सीख रहे हैं, तो टर्शरी स्ट्रक्चर बनाते बनाते कभी उनमें ऐसा पॉकेट जैसा ग्रूव या ऐसा क्लेफ्ट बन जाता है, दिखने में क्या है कि ऐसा कुछ कर्व जैसा पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर है, उसको कहा जाएगा एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ध्यान दो बच्चों, एंजाइम का कैसा रिएक्शन होता है ये ध्यान से लेना। इसकी खासियत ये है कि जब भी रिएक्शन चलेगी तो एंजाइम की एक्टिव साइट पे ये बंधेगा सबस्ट्रेट। एंजाइम का जहां पे भी एक्टिव साइट है, मान लो यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे, जब ऐसा ग्रुप बनेगा, अगर आप कभी आप अगर शर्ट पहनते हो, ठीक है, शर्ट में भी आपके ओपनिंग्स होते हैं, जैसे सर डालने के लिए एक ओपनिंग है, हाथ को डालने के लिए एक ओपनिंग है ना, तो ऐसी ओपनिंग होता है जहां पे सबस्ट्रेट जाके बाइंड हो सकता है। तो वो ओपनिंग जो है, ओपनिंग मतलब क्या, पॉकेट स्ट्रक्चर, सम कर्व स्ट्रक्चर जो सबस्ट्रेट को अक्यूमुलेट कर सकता है, खुद में ढाल सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ेगा तभी इनके बीच में बॉन्ड्स का ब्रेक एंड मेक होगा एंड तभी वो इसका कन्वर्जन कर सकता है प्रोडक्ट में। इसलिए एंजाइम एंड सबस्ट्रेट का बहुत ही पास में जुड़ना जरूरी है, तो उनमें स्पेसिफिसिटी होना जरूरी है। एंड कहीं और अगर साइड पे सबस्ट्रेट जुड़ रहा है, मान लो ये एक्टिव साइट था प्रोटीन का, बट सॉरी एंजाइम का, बट अगर इधर सबस्ट्रेट जाके जुड़ रहा है तो वो नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगी। तो वो बराबर अपना काम देख के ही अपनी जो जगह होती है सबस्ट्रेट की, वो बराबर वहां पे ढूंढ के ही जाके लग जाता है। इट इज नेचुरल, दैट इज हाउ इट वर्क्स। एंजाइम एक्टिव साइट पे ही सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा, तब जाके रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ने वाली है। ओके, सो दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग अबाउट एक्टिव साइट। एंड कुछ एंजाइम्स जो है वो थर्मल स्टेबिलिटी के अलग होते इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से। इसका मतलब ये है कि फ्रॉम द एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने यहाँ पे सिर्फ इतना समझाने की कोशिश की है, जैसे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट आप केमिस्ट्री में यूज करते हो, कोई मेटल आयन हो गया, वो क्या करते हैं, सिंपली रिएक्शन को कन्वर्ट करते ही कभी कभी यहाँ पर आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दोगे या कुछ अलग पीएच दे दोगे, तब ये इनऑर्गेनिक वाले कैटलिस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके ऊपर। सो कहने का ये मतलब है हाउ एंजाइम्स आर डिफरेंट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। एंजाइम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, अब डोंट से दिस कि हमें ये पता नहीं है, हम स्टार्टिंग से यही पढ़ते आ रहे हैं। एंजाइम प्रोटीन का बना है, प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट अगर कोई होगा तो उससे ये कैसे डिफरेंट है, किस मामले में डिफरेंट है? तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट पे टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई बॉन्ड नहीं होगा जो टूटेगा। बट जो कि एंजाइम हमारा बना है प्रोटीन से, प्रोटीन हमारे बना है अमाइनो एसिड से, अमाइनो एसिड से टर्शरी लेवल स्ट्रक्चर बना है जहाँ पे बहुत सारे बॉन्ड्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो टेम्परेचर बढ़ते ही ये सारे बॉन्ड्स टूटते जाएंगे एंड हमारा प्रोटीन जो है, एंजाइम जो है वो खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। तभी हम कहते हैं कि कैसे ये ऑर्गेनिक एंजाइम्स जो है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से अलग है। थर्मल स्टेबिलिटी होना मतलब क्या कि ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर लगता है वो होना जरूरी होता है। बच्चों आपने कभी ऑब्जर्व किया है क्या कि जब भी आपको बुखार चढ़ा होगा ना तो आप वीकनेस फील करते हो? ऐसा नहीं कि मुझे बुखार है और मैं मस्त एक्सरसाइज किए जा रही हूँ, नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो चुका है, आप ठीक से कुछ खा नहीं पाते हो, वीक हो जाते हो। व्हाई? बिकॉज ऑफ द राइज इन टेम्परेचर, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म जो है बॉडी का वो कम हो गया है, गिर गया है। क्योंकि जो चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है बॉडी के अंदर, बट बिकॉज कोई आपके बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है
किसी चीज का, तो बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करते करते टेम्परेचर बढ़ा रही है ताकि उस इन्फेक्शन को मार सके। बट उसका इफेक्ट हमारे नॉर्मल सेल पे होता है कि आप वीक हो जाते हो थोड़े दिन को लेके, आप लोग तो ज्यादा भूख नहीं लगेगी, कुछ खाने को नहीं जाएगा, डाइजेशन पुअर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हो रही है, एक अलग एज अ साइड इफेक्ट होता है ना, ये सारे सिम्टम्स देखते हो आप। यस, सो दैट इज व्हाट कि मेटाबॉलिज्म का गिर जाना। एंड इसलिए भी कहते हैं कि हेल्दी बॉडी मतलब क्या, मेटा आजकल आप देखते हो ना कि ग्रीन टी पियो, फ्लेवोनाइड्स पियो, उसमें ये है उसमें वो है, फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या किया, इन सारी चीजों को क्या एडवर्टाइज करके किया है, विच बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। तो जैसे ही आपके सेल के अंदर के सारे रिएक्शन सही से चल रहे हैं, आपको कोई भी किसी भी चीज का डिजीज, रोग वगैरह नहीं होगा। एंड ये बात सही भी है, जैसे हमारे एक्सरसाइज या योगा से ये बूस्ट होता है ना मेटाबॉलिज्म, दैट्स ट्रू। जितना मेटाबॉलिज्म सही उतना आपका हेल्थ सही रहना, दैट इज वेरी मच ट्रू। हाँ है ना अरुण, बहुत सही एग्जांपल दिया आपने। ओके, अब देखते हैं कि कैसे, ठीक है इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे हम। ध्यान दो कि एंजाइम का जो रिएक्शन है वो कैसे चलता है। अब तक हमने क्या देखा कि एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके एक्टिव साइट्स कैसे है, किस तरह से वो रिएक्ट करता है। अब देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जो हमने अभी इंट्रोडक्शन में देखा था कि वो रिएक्टेंट जो है, मतलब सबस्ट्रेट जो है, उसका एक्टिवेशन एनर्जी को लो करेगा। इसका मतलब देखो, अब सी द सेंटेंसेस। जब दो मॉलिक्यूल्स दे कोलाइड फॉर द रिएक्शन टू ऑकर along with the right orientation and sufficient amount of energy, कोई भी मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, उन दोनों में उनकी अपनी ओन एनर्जी होती है। ठीक है, तो ओन एनर्जी जो होती है वो कभी कभी अगर बहुत ज्यादा हो गई तो इनमें रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होता, इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम ग्राफ के हिसाब से समझेंगे, ये ज्यादा रहेगा इजी आपको समझने के लिए। एंड ये ग्राफ एक्टिवेशन एनर्जी का ये कॉन्सेप्ट बहुत बार आपके बोर्ड्स में पूछा गया है, एनसीईआरटी में भी आपको बहुत सही से समझा के रखा है, मैं भी समझा रही हूँ। तो मेरे क्लास के बाद उसको भी एक बार पढ़ लेना, फिर आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो पिंक लाइन जो है, ठीक है, पहले देखते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे है पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी मॉलिक्यूल्स के पास अपनी ओरिजिनल एनर्जी होती है, यू नो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, राइट। एंड एक्स एक्सिस पे लिया है कि रिएक्शन कैसे आगे आगे बढ़ रहा है, कैसे सबस्ट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। एस माने सबस्ट्रेट, पी माने प्रोडक्ट। अब देखियो आप, कुछ आपको डिफरेंस दिख रहा है ना ये पिंक वाली लाइन में एंड रेड वाली लाइन में। जो रेड वाली लाइन है कुछ करने के लिए वो ज्यादा टाइम ले रही है, एंड जो पिंक वाली लाइन है वो कुछ करने के लिए कुछ कम ही समय में खत्म कर जा रही है। तो वो कुछ क्या है, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कि जब अगर कोई रिएक्शन चल रहा है बिना एंजाइम का, विदाउट एंजाइम अगर कोई रिएक्शन चल रहा है एंड वो सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है। ठीक है, बट अगर कोई रिएक्शन विथ एंजाइम कन्वर्ट हो रहा है, जो हमारे पिंक लाइन यहाँ पे दे रही है, वो विथ एंजाइम क्विकली कन्वर्ट हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो गया, एंजाइम ने क्या कर लिया कि ये जो सबस्ट्रेट था इसको कन्वर्ट होना था बी में, प्रोडक्ट में। सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ जुड़ेगा, मान लो ये एंजाइम है मेरा, इसका एक्टिव साइट यहाँ पे सबस्ट्रेट जुड़ लिया, तो जैसे ही एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, जो उसकी एनर्जी होगी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसको घटाया जाएगा। क्योंकि जैसे एक एक लाइव एग्जांपल लेती हूँ मैं, समझने की कोशिश करो। मान लो मैंने गाड़ी चलाते चलाते मेरी गाड़ी कहीं खराब हो गई बीच में। ओके, मैं क्या करूंगी, गाड़ी से उतर के आई विल पुश द व्हीकल, गाड़ी को ढकलते हुए मुझे कहाँ तक लेके जाना है, जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है गैरेज, गैरेज तक लेके जाना है। अब उस गैरेज को लेके जाने वाले इंसान मैं अकेली हूँ, तो मैं जो सबस्ट्रेट एंड एंजाइम का कॉम्प्लेक्स हूँ, तो मैंने गाड़ी को धक्का दिया, बट मेरे को बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है वहां पे। क्यों, बिकॉज अलोन पुशिंग द व्हीकल। बट मान लो थोड़ी देर के बाद मेरा दोस्त आ गया एंड मेरे दोस्त ने भी मुझे सहायता किया, सपोर्ट किया टू पुश द व्हीकल टू द गैरेज। अब क्या हो जाएगा, थोड़ी मेरी एनर्जी क्या है वो कम हो जाएगी, कम लगेगी, क्योंकि मेरा काम बट गया ना। एंड मेरे दोस्त ने और गाड़ी को पुश करके लेके गया गैरेज तक, जल्दी भी हुआ और एनर्जी भी घट गई। ऐसा ही चीज एंजाइम करता है। आई होप ये एग्जाम्पल से आपको अब समझ में आ गया हो। यस,
एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आ गया कि ऐसी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो लगती है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। बिना एंजाइम की ये एनर्जी बहुत लगेगी, टाइम भी बहुत लेगा। इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके जब टाइम से झट से अगर करना है तो एंजाइम का यूज लेना पड़ेगा। दैट इज व्हाट एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स what is the amount of energy required for conversion of substrate into the product। एंजाइम नहीं होगा तो बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। यस क्लियर एवरीवन? पीपल स्टार्टिंग में आप यू लोग 28 थे, अभी 19 हो गए। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई डोंट अंडरस्टैंड। प्लीज इसके बाद ना एक स्ट्रिक्ट रूल है सबके लिए, जो भी क्लास छोड़ेगा मुझे बोल के छोड़ेगा, बिना छोड़ेगा तो मैं एक्शन लेने वाली हूँ बस। कन्वे दिस टू अदर स्टूडेंट्स। क्लियर है? हाँ पूर्वी क्या रिपीट करना है बच्चे? यस पूर्वी, व्हाट यू वांट मी टू रिपीट? एक्टिवेशन एनर्जी अगर रिपीट करनी है। हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए लगने वाली है, उस एनर्जी को कहेंगे हम एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब हम कोई भी रिएक्शन को बिना एंजाइम के चलेंगे, यहाँ पे एंजाइम नहीं है, तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है उस सबस्ट्रेट को कन्वर्जन करने के लिए। बट अगर मैंने इसी रिएक्शन को कन्वर्ट करते वक्त एंजाइम को लगा दिया तो कम एनर्जी में ही सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल दिया ना, शायद वो एग्जांपल आपको समझ में नहीं आया। मैंने ये एग्जांपल दिया कि मेरी गाड़ी अगर चल बीच रास्ते में खराब हो गई और मैंने गाड़ी को धक्का देके मुझे लेके जाना है गैराज की तरफ। अब मैं अकेली गाड़ी को पुश करके लेके जा रही हूँ तो मेरी बहुत सारी एफर्ट लग जा रही है उसमें, ठीक है। तो दिस इज अ रिएक्शन विदाउट अ एंजाइम। अब आ रहा है मेरा एंजाइम, मतलब मेरा दोस्त, उसने क्या किया, मुझे सपोर्ट किया और गाड़ी को पुश करके गैराज तक लेके गया। तो मेरी एनर्जी कम हो गई, मेरी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई और जल्दी से जल्दी गाड़ी जो है वो पुश करके लेके गए हम गैराज में। कुछ ऐसा ही काम करेगा एंजाइम भी। नहीं नहीं नहीं, आकृति नहीं, इस लेवल पे नहीं जाओगे आप, ये नहीं सिखाया जाएगा। दैट इज नॉट, ये लेवल है ही नहीं कि कितनी एनर्जी कितने जूल्स, नो नॉट रिक्वायर्ड। ये पता भी नहीं है, ये कोई कैलकुलेट कर भी नहीं सकता टेक्निकली, नो। यू कैन नॉट मेजर। आपको पता है ना, पता नहीं है सेल में कितने रिएक्शंस चलते हैं, तो हर एक रिएक्शन का एनर्जी आप गिन नहीं पाओगे। ऐसा तो अभी तक कोई डिवाइस भी नहीं है, यू कैन नॉट डू दैट। हाँ पूर्वी क्लियर? एक्टिवेशन एनर्जी क्लियर? ऐसी एनर्जी जो लगती है एंजाइम्स, सॉरी, जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, बिना एंजाइम का लगेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी। सी द ग्राफ ना, सी रेड लाइन जो है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहा है वो। एंड ट्रांजिशन स्टेट मतलब क्या, सिंपली जब सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का कन्वर्जन हो रहा है तो बीच में जो अलग अलग कंडीशंस आ रही है या अलग अलग इंटरमीडिएट जो आ रहा है उसी को हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट। मतलब ए से बी जाने वाले रास्ते में जो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे वो होगा ट्रांजिशन स्टेट, जहां पे अभी तक एक्टिवेशन एनर्जी मेरी लगी जा रही है। जैसे मैंने यहाँ से गाड़ी को पुश करते 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 हुए गैराज तक लेके जा रही हूँ, तो बीच में का जो पाथवे था मेरा, जब से गाड़ी खराब हो गई गैराज तक, तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई मैं ट्रांजिशन स्टेट में जाते गई। जैसे जैसे ये सबस्ट्रेट जो है वो कन्वर्ट होते गया, जैसे सबस्ट्रेट ए है उसको बी में जाना है तो ए डैश, A-2, A-3 एंड देन बी। तो ये जो बीच में के स्ट्रक्चर है इनको हम इंटरमीडिएट कहते हैं या ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, जहां पे सबस्ट्रेट पूरा सबस्ट्रेट भी नहीं रहा, पूरी तरह से वो प्रोडक्ट भी नहीं रहा, इन प्रोसेस है, अभी तक चल रहा है। जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एक्साइट होकर ट्रांजिशन स्टेट में जाते हैं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना आप फिजिक्स में शायद, ट्रांजिशन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ना इधर के ना उधर के, ऐसा कुछ सेम चीज होता है हमारे सबस्ट्रेट के साथ भी, क्योंकि वो अभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो उस ट्रांजिशन स्टेट के दौरान जो एनर्जी लग रही है ना कन्वर्जन में, उसको थोड़ा कम करता है एंजाइम, एंड जल्दी से आगे बढ़ के वो एंजाइम का रिएक्शन कैटालाइज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा।
क्लियर? ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम कैसे कैटालाइज करता है, कैसे कम समय में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर सकता है। इसी जल्दी से उसने प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर लिया, अब एंजाइम फिर से खुला हो जाएगा एंड नेक्स्ट रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। ऐसा लेके आया कि चलो भाई तेरे को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर लिया, चलो नेक्स्ट, तो चलता रहेगा ये एंजाइम का ऐसा काम चलता रहेगा। लास्टली लेट्स सी दिस वन टॉपिक एंड देन रुक जाते हैं कि एंजाइम की जो स्टेप्स है, ये जो मैंने दिखाया ना कि ए टू लेके बी तक, ये स्टेप्स में होता है, कुछ 2 स्टेप्स में होगा, कैसे, उसी को अब डिटेल्स में जा रहे हैं हम। ठीक है, पहले क्या हमने देखा कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा, एक्टिव साइड पे जुड़ना, ठीक है, एंड देन ट्रांजिशन स्टेट में जाकर देखा एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। अब वो कैसे होता है एक्चुअल में, पहले स्टेप में होगा, फर्स्ट स्टेप वुड बी एंजाइम एंड सबस्ट्रेट का आसपास में आना, साथ में जुड़ना। कहाँ पे जुड़ेगा, ये अगर एंजाइम है तो एंजाइम का जो एक्टिव साइट है कंपल्सरीली सबस्ट्रेट उधर ही जुड़ने वाला है, कहीं और वो जुड़ नहीं सकता। जैसे हमारे बेस पेयर एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री थे ना डीएनए में, वैसे ये दूसरे एक से साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, स्पेसिफिक है, कहीं और जगह पे सबस्ट्रेट जुड़ ही नहीं सकता, रिएक्शन ही नहीं होगी। फिर अगर मान लो जुड़ भी गया तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, तो उसको घूम घूम के ऐसे ढूंढ के उसका अपना जो डेस्टिनेशन है वो ढूंढना पड़ेगा एंड उधर ही जाके उसको बैठना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा, जैसे ही सबस्ट्रेट ने एक्टिव साइट पे जोड़ लिया, इनमें बॉन्ड्स वगैरह बनना या ब्रेक होना या फिर जो भी बनना था, जैसे यहाँ पे लिया है माल्टोज का एग्जाम्पल, माल्टोज इज अ सबस्ट्रेट, तो जनरली उसको ब्रेक करने वाला होता है माल्टेज। माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है। अब ये तो याद नहीं होगा, हमने सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज को देखा था डाइसैकेराइड में, मतलब 2 यूनिट से बना हुआ। इसको हम तोड़ सकते हैं, मैंने कहा भी था ना कि बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए भी एंजाइम लगेगा, तो माल्टेज एंजाइम माल्टोज को तोड़ेगा। तो जैसे ही तोड़ना है मतलब जब एक्टिव साइट पे जुड़ेगा, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा, 2 यूनिट्स के बॉन्ड्स को। जैसे ही ब्रेक हो गए, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेपरेट हो गए, एंजाइम फिर से फ्री। तो जब पहला सबस्ट्रेट जुड़ता है तो बनता है ईएस कॉम्प्लेक्स, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट में जाके अब बनाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि सबस्ट्रेट को हमने कन्वर्ट कर लिया प्रोडक्ट में। एंड नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट जो है वो यहां से छूट जाएगा, E प्लस पी। सो देखो E प्लस एस वॉज इनिशियल स्टेट, देन वो आ गया ट्रांजिशन स्टेट में जहां पे ES का कॉम्प्लेक्स है, फिर धीरे धीरे एंजाइम ने सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट में, ये भी ट्रांजिशन स्टेट है। एंड जब पूरा प्रोडक्ट बन गया, एंजाइम इज फ्री, प्रोडक्ट इज फ्री, तो ये दोनों आएंगे ट्रांजिशन स्टेट वाले हिस्से में, समझे। ES कॉम्प्लेक्स, पहले E प्लस एस, देन इससे बना ES कॉम्प्लेक्स, देन ES से बना EP कॉम्प्लेक्स, देन ये 5 लिख दिया मैंने गलती से, देन E और P जो है वो फिर से फ्री मॉलिक्यूल फॉर द ये नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन। एंड प्रोडक्ट का जो भी अपना फंक्शन था वो आगे कैरी कर लेगा। मान लो अगर इसी रिएक्शन को एंजाइम को फॉरवर्ड करना है तो फिर से उसी रिएक्शन में आएगा, जो अगला सबस्ट्रेट है उसको पकड़ेगा, मतलब जो अगला माल्टोज है उसको पकड़ेगा, देन उसको ग्लूकोज ग्लूकोज में कन्वर्ट करते रहेगा। तो ये माल्टेज एंजाइम हमेशा एक ही काम करेगा, माल्टोज को देखा तो उसको पकड़ो 2 यूनिट में डाल दो। बट हमेशा ये नहीं चलता रहेगा सेल में, जब जरूरत होगी ना तभी चलेगा। ऐसा नहीं सोचना कि सेल में सारे रिएक्शन एक साथ चलते रहेंगे, नो नो नो। सेल इतना दिमाग वाला है कि जब भी जिस चीज की जरूरत है, जिस प्रोडक्ट की जरूरत है, उसी को बनाएगा। रैंडमली कोई भी प्रोटीन, कोई भी एंजाइम कभी भी नहीं बनता है। प्रोटीन का भी एक टर्नओवर होता है, एंजाइम का भी एक टर्नओवर होता है। टर्नओवर मतलब क्या, हम उसको कह सकते हैं जैसे कैपेसिटी। एक बकेट में आप मान लो ज्यादा से ज्यादा 5 लीटर का ही पानी भर सकते हो, तो भर भर के आप कितना भरोगे, 5 लीटर, उसके ज्यादा 1-2 ml ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद नहीं भर सकते आप, गिर जाएगा पानी। वैसे ही एंजाइम का जो प्रोडक्टिविटी है, जो कैटालाइज करने का रिएक्शन है, उसकी भी एक अपर लिमिट है। मान लो 1000 मॉलिक्यूल का वो कन्वर्जन कर सकता है, उसके बाद वो कन्वर्जन नहीं करेगा, उसके बाद उस एंजाइम को
डीनेचर करना पड़ेगा, डीएक्टिवेट करना पड़ेगा एंड न्यू वाले को बनाना पड़ेगा। वो होता है टर्नओवर। मतलब जब एक एंजाइम बनेगा, जैसे हम कंपनी की अगर कभी ऐसे बात करते हैं ना कि कंपनी का टर्नओवर कितना है एक साल में, मतलब एक साल का कितना मुनाफा हो गया है, ऐसा ही अगर कोई एक XYZ, चलो ये माल्टेज ही एंजाइम ले लो, अगर माल्टेज एंजाइम एक साथ अगर कुछ 2000 माल्टोज मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर सकता है, तो इसका टर्न ओवर हो गया 2000 माल्टोज मॉलिक्यूल। उसके बाद उसको रिन्यू करना पड़ेगा, माल्टेज एंजाइम को फिर से बनाना पड़ेगा, उसकी एबिलिटी खत्म हो जाएगी। ये होता है टर्न ओवर एंजाइम्स का। ऐसा नहीं है, वो अमर नहीं है ना कि एक बार बन गए तो बनते ही गए। नो, हर एक का एक लिमिट होता है। ठीक है। हाँ, बायोमोलिक्यूल चेंजेस इनटू द सम अदर बायोमोलिक्यूल्स, यस, उसी को हम कहते हैं टर्नओवर करना। एंड ये चेंजिंग जो होता है वो दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम्स ओनली। ये सारे ना आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, पढ़ो, जो हम बता रहे हैं आपको, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि बहुत खूबसूरत चीज है। आप लोग पढ़ोगे ना, नेचुरली आपको इंटरेस्ट उसमें जनरेट आ जाएगा। एंड तब आपको डाउट्स भी आएंगे, अरे मैम इसका मतलब क्या है, ये तो नहीं आया, वो तो नहीं आया। तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक डाउट्स नहीं आएंगे। फिर जितना मैंने सिखाया, हाँ मैम समझ गया, चलो आगे। ऐसा ना करो बच्चे, पढ़ो। ठीक है, हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे, आगे थ्योरीज है, इसको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे हम। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर? हाँ, आकृति देखा था क्या? अच्छा, गुड। ओके, सो इसके अगला क्लास जो होगा इसका, इसमें शायद हम चैप्टर को वाइंड अप कर लेंगे, वी विल फिनिश द चैप्टर। सो माय रिक्वेस्ट इज पीपल, इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स, डू नॉट मिस द क्लास, बायोमोलिक्यूल्स एंड होने वाला है, वी विल कंक्लूड द चैप्टर। सिर्फ नोट्स पढ़ के रिकॉर्डिंग देख के समझ में नहीं आएगा, लाइव क्लास में आप पूछ भी सकते हो डाउट्स को। सो लाइव क्लासेस आर मच बेटर एंड इंटरैक्टिव। एंड पता है बच्चे, जैसे बायोमोलिक्यूल्स में बॉन्ड बनता है ना, वैसे हम ह्यूमंस में भी बॉन्ड बनता है टीचर स्टूडेंट्स के बीच में, जब आप इंटरेक्ट करते हो तब भी बनता है। अगर आप इंटरेक्ट ही नहीं करोगे, बात ही नहीं करोगे, जैसे सी दिस गुज्जर पर्सन कीप्स ऑन टॉकिंग टू मी, कीप्स ऑन रिएक्टिंग, तो इससे याद रह जाएगा। आकृति है, देन देयर आर अरुण, सो व्हेन यू इंटरेक्ट, इवन आई विल फील कनेक्टेड, है ना? तो वो बॉन्ड हमें भी बनना चाहिए, करेक्ट? तभी समझ में आएगा। हाँ आकृति, अभी ये आधा हुआ है ना, एंजाइम पूरा हुआ नहीं है, नेक्स्ट क्लास में खत्म ही हो जाएगा सब कुछ। इसके पहले बॉन्ड्स तक तो मैंने भेज दिया है ना, मैंने या रीचा मैम ने डाला था आई गेस, इसके पहले वाले हिस्से तक डाल दिया है। चेक योर ग्रुप, इसके पहले वाले हिस्से तक डाला है, लेट मी सी। कब डाला है अब वो याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ डाला है, देखो 14 नवंबर को डाला है मैंने, बायोमोलिक्यूल्स तक। आज 17 है, देखो 3 दिन पहले मैंने डाला है। और जो हमारा बॉन्ड्स तक हुआ तो शायद वहां तक डाला है। अगला सेक्शन में अगले क्लास में डाल देती हूँ, मतलब वो पूरा चैप्टर ही आपको एक साथ आ जाएगा फिर, है ना? आधा बाकी है हमारा, आधा एंजाइम पूरा करते डाल दूंगी मैं। ओके, यस, ऑल गुड। हाँ मिल गया। ग्रेट, यस, फाइन देन। सी, क्लास खत्म खत्म होते ही तो 13 रह गए बच्चे, विच इज अ वेरी बैड डिसअपॉइंटमेंट है कि ये क्या दर्शाएगा पता है? एक तो हमें इंटरेस्ट नहीं है, या तो मैम अच्छे से नहीं सिखा रही, या तो मुझे नींद आ रही है, या हम कहीं और जा रहे पढ़ने के लिए। ऐसे बहुत से रीजन हो सकते हैं, एक तो रीजन बताओ क्या है? कहाँ बताया आपने मुझे? यू नेवर टोल्ड मी। वहां पे जो लिख के आता है सिर्फ उसको पढ़ते जाती हूँ मैं। अच्छा वैशाली, ओके, नाउ आई रिमेम्बर। बट वहां पे गुज्जर गुज्जर क्यों लिखा है फिर? यस, नाइस नहीं। ओके पीपल, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, अगर कोई डाउट नहीं है तो। See ya.